दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का भूगोल पार्ट 3, जो कि आपकी हर परीक्षाओं के लिए, चाहे वनडे परीक्षा हो चाहे जो परीक्षा हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और परसों आरओ की परीक्षा है, तो जाहिर सी बात है भूगोल के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो ये देर नहीं करते हैं, समझते हैं भारत की जलीय सीमा, वाटर टेरिटरी ऑफ द इंडियन। हम भारत की जलीय सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी देश की जलीय सीमा कहाँ तक है उसकी बात कर रहे हैं। हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको समझाने का प्रयास किया है, मतलब भारत के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास किया है कि भारत इस तरह से आप समझ जाएंगे। और ये पूरे विश्व पर लागू होती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कानून है। पहले क्या था कि समुद्र का कोई बंटवारा तो है नहीं है, तो जो ताकत के बल पर पहले के ज़माने में जहाँ पर जीत पाया वो जीत गया। लेकिन अब क्या है, अब सब देश आज़ाद हो चुके हैं और उसके बाद फिर ये यूएनओ काम कर रहा है, तो इसके लिए कुछ कानून बनाए गए। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा समुद्र देखिए, स्थलीय सीमा पता है कि बाउंड्री यहाँ तक है, वहाँ तक है, बाउंड्री खींच दी गई है, चाहे किसी भी देश के बीच में हो। लेकिन समुद्री सीमा, इनका समुद्र कहाँ तक है, कि कोई देश अगर समुद्र किनारे है तो उसकी समुद्री सीमा कहाँ तक है, उसके जो समुद्र है कितना उसके अधिकार में है। तो इस चीज़ों के लिए 1974 में पहल की गई और 1982 में एक कानून बना। इसका नाम है UNCLOS, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन ऑफ लॉ ऑफ सी, ऑन लॉ ऑफ सी। मतलब एक, इसे हम शॉर्ट भाषा में लॉ ऑफ सी कहते हैं, समुद्री कानून कहते हैं। 1922 में बना है और ये प्रभावी जो हुआ है 16 नवंबर 1994 से ये लागू हुआ है। अब इसके अनुसार किसी भी देश की समुद्री सीमा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। तो लेकिन हम समझाने की दृष्टि से, ताकि आप समझ जाएं, इसको हम 5 भागों में बांटेंगे। मुख्यतः बांटा गया है 3 क्षेत्रों में, लेकिन हम आपको समझ आ जाए, आपकी आसानी के लिए हम इसको 5 भागों में बांट देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, हम शुरू करते हैं। कोई भी देश है, हमने यहाँ पर भारत के पर्पस से समझाना आपको चाहा है, तो कोई भी देश है उसकी जो बाउंड्री होती है वो कटी फटी होती है। कटी फटी इस तरह से, जैसे भारत की देखो ये कटी फटी है, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए एक रेखा खींची जाती है, इसे कहते हैं आधार रेखा। मतलब टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई देश का ये है, ठीक है, तो उसको, तो यहाँ पर पानी घुसा हुआ है, ठीक है, तो ये निकला हुआ है, तो इसको मिलाने के लिए हम ऐसे इस तरह से आधार रेखा एक सीधी खींच देंगे, ठीक। तो उसे कहेंगे, हम उसको आधार रेखा कहते हैं, या कहते हैं बेस लाइन कहते हैं अंग्रेजी में। आधार रेखा या बेस लाइन। देखो, भारत के जो पूर्वी तट है इसको मैंने दिखाया है, ये देखिए जो नीले कलर की जो लाइन खींची हुई है इसको आधार रेखा कहते हैं। और इसके बीच में देखिए ये सब, ये भारत की बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, और इसके बीच में जो पानी का क्षेत्र है या स्थल जो जलीय क्षेत्र है, इसको कहते हैं आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं। मतलब आधार रेखा और तट के बीच में, ठीक है, स्थलीय भाग और आधार रेखा, ये स्थलीय भाग है, और आधार रेखा के बीच के मध्य जो स्थित होता है उसको हम आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक जल क्षेत्र, ठीक है। हालांकि इसका बंटवारा नहीं हुआ था अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार, लेकिन हम समझाने की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। तो आधार रेखा और स्थलीय सीमा के बीच के क्षेत्र को, जो जलीय क्षेत्र होता है, उसको हम आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया पहला आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र हो गया पहला, ठीक है, आंतरिक जल क्षेत्र। अब उसके बाद हम आएंगे दूसरे पे, ठीक है, जो कि एक मान्यता प्राप्त है। उसका नाम है प्रादेशिक जल सीमा। उसको कहते हैं टेरिटोरियल सी कहते हैं, टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक सीमा। यहीं से उस देश की, संबंधित देश की सीमा का बंटवारा होता है, समुद्री सीमा का बंटवारा होता है। तो ये जो आपका आधार रेखा है, ये देखिए आधार रेखा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। देखिए, हम यहाँ पर कुछ शब्दों को समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार इसमें आएंगे,
ठीक। तो क्योंकि समुद्रों पर जो गहराई होती है, जो किलोमीटर होता है, ये स्थल खंड से अलग इनकी पैमाना होता है। जैसे समुद्र के जो नापा जाता है किलोमीटर, जैसे इसमें होता है 1 नॉटिकल मील। समुद्र की लंबाई नापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थल पर मील का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही समुद्र में लंबाई दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। ठीक है, 1852 मीटर। जैसे धरती पर 1 मील पर 1600 मीटर माने आते हैं, ठीक, 1.6 किलोमीटर। वैसे ही पानी में, समुद्रों में हम मील को 1800 मीटर में नापते हैं। 1852 मीटर एग्जैक्ट है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, धरती पर 1 मील बराबर 1600 मीटर और समुद्र में 1 मील बराबर, जिसे हम नॉटिकल मील कहते हैं, 1852 मीटर होता है। तो धरातल वाले से बड़ा होता है। ठीक, ये तो हो गया समुद्री दूरी नापने के लिए। और समुद्री गहराई नापने के लिए हम फैदम का प्रयोग करते हैं। तो 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। 1 फैदम बराबर 6 फीट होते हैं। और समुद्र में जो हवा चलती है उनको हम नॉट से नापते हैं। नॉट, ठीक है, समुद्र में जो हवा चलती है उसको नॉट से नापते हैं। इस नॉट की स्पीड चल रही है, तो 1 नॉट में क्या होते हैं, 0.51 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 नॉट की स्पीड से हवा चल रही है, 2 नॉट की स्पीड से, 4 नॉट की स्पीड से, आपने देखा होगा। तो समुद्र में जो हवा चलती है उसको नॉट की स्पीड से हम नापते हैं। ठीक, अब हम यहाँ शुरू करते हैं। आप जान गए आधार रेखा क्या हो रहा है। आधार रेखा वो रेखा है जो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा होती है। और स्थलीय तट और आधार रेखा के बीच में ही आपका आंतरिक जल क्षेत्र होता है। ठीक, तो हो गया। अब ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। 12 नॉटिकल मील, अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22.22 किलोमीटर में आता है। 22 किलोमीटर ये आता है अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। हालांकि इसमें नॉटिकल मील चल रहा है। तो इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, हम आपको दिखाते हैं, ये 12, ठीक है, नॉटिकल मील, ये 12, ये काला, ठीक है, 12 नॉटिकल मील आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल मील की दूरी, इसे हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, टेरिटोरियल सी कहते हैं। इस 12 नॉटिकल मील में उस संबंधित देश का, जिसके किनारे है, उस पर संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, मतलब वो देश उस क्षेत्र का, उतने क्षेत्र का मालिक होता है। इस पर बिना उसकी मर्जी के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। बिना उसकी मर्जी के आपको यहाँ पर कोई देश यहाँ पर घुस नहीं सकता है। यहाँ का चाहे मछली हो, चाहे जल क्षेत्र हो, कोई शोध है, मतलब इस पर संपूर्ण अधिकार होता है, उसी का होता है। अब बिना उसकी मर्जी के यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है। तो ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, नंबर 1, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, मतलब 12 नॉटिकल मील। ठीक, ये हम दिखा दे रहे हैं, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, इसे कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, या टेरिटोरियल सी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया टेरिटोरियल सी। लेकिन फिर उसके बाद फिर हम आधार रेखा से हम आ जाएंगे 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील मतलब कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, और इस जो रेखा हमारी है, ये क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल मील। देखिए, ये दोनों बात ही की हुई। यहाँ से हम नापेंगे 12 चाहे, और यहाँ से कर देंगे आधार रेखा से 24 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, लेकिन हम आधार रेखा से ही मापते हैं, क्योंकि किसी भी देश की दूरी, कोई भी जहाज अगर आसपास या कुछ खड़ा है, अगर उससे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर है समुद्र में, या भारत से या फिर किसी देश से, तो उस आधार रेखा से ही मापी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई शिप खड़ा है या कोई जहाज, या ठीक है, तो आधार रेखा से मापी जाती है, और जो नज़दीक होता है वहीं से बताया जाता है। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर खड़ा है तो चेन्नई से,
मापा जाएगा। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक का क्षेत्र, ठीक है, 24 नॉटिकल मील। तो यहाँ पर आपके बने थे लगभग 22 किलोमीटर और ये बन जाएंगे आपके लगभग 44.44 किलोमीटर। मतलब आधार रेखा से लगभग 44.44 या फिर 24 नॉटिकल मील की दूरी पर आपका आएगा संलग्न सीमा कहते हैं, संलग्न सीमा कहते हैं उसको, कॉन्टिजियस सी बोलते हैं इसको बोलते हैं नंबर 2 संलग्न सीमा, ठीक है, कॉन्टिजियस सी यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्टिजियस सी संलग्न सीमा। अब इस क्षेत्र में जो संबंधित देश होता है, जहाँ पर जिस देश किनारे है उस पर अधिकार होता है, किस चीज़ का, साफ सफाई का अधिकार होता है। उस क्षेत्र में साफ सफाई का अधिकार उस संबंधित देश का होगा जिसके नज़दीक होगा। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर भारत का है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर भारत का अधिकार होगा और यहाँ पर कोई भी देश का जहाज, चाहे हवाई जहाज हो और चाहे ये पानी का जहाज हो, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। बिना अनुमति के प्रवेश कर दिए तो उड़ा दी जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये उस देश की सीमा के अंतर्गत आता है। तो बिना प्रवेश के, बिना पूछे अगर इसमें घुस गए तो आप उड़ा दी जाओगे। और यहाँ नहीं, यहाँ पर अगर आप घुस गए हैं तो उस देश को आपको सीमा शुल्क देना होगा। जैसे यहाँ पर भारत की बात हो रही, अगर इसमें कोई घुसता है तो भारत को आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा कि ये भारत के क्षेत्र में तुम घुसे क्यों हो, ठीक है, इसलिए इसमें सीमा शुल्क दीजिए आपको। और जितने भी वित्तीय अधिकार हैं सब इस सीमा में उस देश के को होता है जो देश इस पर अधिकार रखता है या जिस देश के सामने ये पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर संलग्न क्षेत्र में अगर कोई जहाज घुसता है, ठीक है, तो उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा उस जहाज को, उस देश के, ठीक है। यहाँ पर भारत को, अगर यहाँ पर कोई घुसता है तो भारत को सीमा शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। जितने वित्तीय अधिकार हैं ये इस देश के अंतर्गत आएंगे, ठीक। इस पर भी कह सकते हैं कि इस पर संपूर्ण अधिकार है। अब नंबर 3 पे आता है ये आपका EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है ये 3 नंबर पे। इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी देखेंगे तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल माइल बहुत हो गया, 200 नॉटिकल मील, ठीक है, ये बहुत ही हो गया। अगर इसको हम 1.85 से गुणा करेंगे तो लगभग 350 किलोमीटर के ऊपर हो गया, इतनी दूरी तक, ठीक है। मतलब आधार रेखा से लगभग 200 नॉटिकल मील, लगभग क्या पूरे नॉटिकल मील उस देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, देखिए इस जो ये क्षेत्र होता है इस पर उस देश का अधिकार होता है लेकिन संपूर्ण अधिकार नहीं होता है। वहाँ पर कोई भी जहाज या किसी भी कंट्री का आ जा सकता है, कोई भी कंट्री का कोई जहाज वहाँ पे आ जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वहाँ पर संसाधनों का विदोहन या नए द्वीप मिलते हैं, ठीक है, तो उसका अधिकार क्या होगा, या फिर उस देश का होगा। मतलब यहाँ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील में कोई भी जहाज आ सकता है, घुस सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस देश को सीमा शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर देखिए सीमा शुल्क लेने का अधिकार ये आपका दूसरे नंबर पे था, क्या है, संलग्न सीमा में था। लेकिन इस क्षेत्र में आपको EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस क्षेत्र में आपको सीमा शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई द्वीप मिलता है, कोई तेल मिलता है, कोई संसाधन मिलते हैं, कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो ये उस देश का होगा जिस देश के अंदर में आता है। जैसे यहाँ पर अगर मिलेगा तो ये भारत का होगा। इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वित्तीय जितने भी इकोनॉमिक से संबंधित चीज़ें हैं, धन से संबंधित चीज़ें हैं, ये उस देश के अंदर में आएगा। कोई द्वीप मिल गया या किसी ने भी खोजा अगर कोई द्वीप मिल गया तो इसी भारत का होगा, ठीक है। या फिर कोई पेट्रोल कोयला मिल गया, संसाधन मिल गया, ये भारत का ही होगा। तो इस तरह से ये 3 क्षेत्र बांटे गए हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये
प्रादेशिक जल सीमा हो जाएगा, ठीक है, टेरिटोरियल सी। और नंबर 2 पे आपका संलग्न सीमा हो जाएगा, कॉन्टिजियस सी हो जाएगा। और नंबर 3 पे ये आपका एक्सक्लूसिव, ठीक है, इकोनॉमिक जोन EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। ये आपका 3 हो गया। यही 3 कैटेगरी मानी गई है। अब उसके बाद EEZ के बाद जो आगे आता है इसे कहते हैं हाई सी, हिंदी में कहते हैं उच्च सागर। उच्च सागर कहते हैं। उच्च सागर मतलब होता है यहाँ पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है, जिसकी मर्जी आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना तो आप कोई टैक्स ले सकते हैं, ना कोई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई संसाधन मिलता है, यहाँ पर कोई द्वीप मिलता है, कोई संसाधन मिलता है, तो उस पर अधिकार किसका होगा, इसके लिए एक नियम बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ मिलता है, ठीक है, तो 2 देश, मान लीजिए यहाँ पर इधर देश एक देश है और यहाँ पर देश है, तो वो देश जो होते हैं कहेंगे कि हमारा है, ये कहें हमारा है, खोजा किसी ने भी हो, ठीक है, ये कहेंगे हमारा है। 2 देश अगर लड़ते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ISA। इसका निर्धारण ISA करेगा कि ये जो मिला है, द्वीप है, चाहे तेल है, चाहे संसाधन हो, वो किसका होगा। तो ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है, इसका निर्धारण करेगा। तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ मिलती है और 2 देशों के बीच में है तो दोनों को आपस में बांटा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ भारत में है कि देश के नज़दीक मिलता है, ठीक है, अगर कोई देश बहुत दूर से आया, ठीक है, जैसे मानो अमेरिका आया, या भारत के नज़दीक यहाँ 200 किलोमीटर 200 उच्च सागर में अगर कुछ खोज लिया तो ये अमेरिका का नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है और भारत नज़दीक है। जो नज़दीकी देश होगा इस पर उसी का अधिकार होगा। तो समझ में आया ना कि इस उच्च सागर किसी का है नहीं, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो उसके नज़दीक जो देश हैं उस पर उसका अधिकार होगा। चाहे द्वीप मिलते, साधन मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो उसका नज़दीकी देश का अधिकार होगा। और ये अधिकार कौन दिलाएगा? ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी दिलाएगा। ठीक, तो हमने आपको 5 बताए थे, एक ये आंतरिक, और ये प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न सीमा, और ये आपका बताया था कि हमने EEZ और उच्च सागर। लेकिन जो ये तो हमने समझाने के लिए बताया है, लेकिन देखा जाए तो 1, 2, 3 यही 3 मुख्य हैं। ठीक, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी, उसके बाद फिर कॉन्टिजियस सी, संलग्न क्षेत्र, और EEZ आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, मान लीजिए कि कोई भी देश पास हैं, जैसे श्रीलंका मान लीजिए यहाँ पर है, श्रीलंका है। अब अगर यहाँ से देखा जाए बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, तो श्रीलंका उसमें आ जाएगा। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि अगर 2 देश पास में हैं तो उसके लिए ये नियम काम नहीं करेगा। तो जैसे मान श्रीलंका भारत है और उसके बाद आधा बांट जाएगा। ठीक, यहाँ पर कि आधा आपका, ठीक है, और आधा आपका। जैसे मान लीजिए श्रीलंका और भारत के बीच में मान लीजिए, ठीक है, 10 किलोमीटर का दूरी है मान लीजिए, तो 5 किलोमीटर का समुद्र आपका हो जाएगा भारत का, और 5 किलोमीटर का श्रीलंका हो जाएगा। तो इस तरह से सारा सोल्यूशन निकाल लिया गया है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और जहाँ पर